बाला साहब ठाकरे ने कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन बाला साहब ठाकरे का जो वर्चस्व था वो पूरा महाराष्ट्र जानता था। सरकारें हिलाने का दम रखते थे बाला साहब, और हिंदू हृदय सम्राट का उनको दर्जा दिया गया था। और उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर मनीष साहनी जी ने कहा कि देखिए, अब मैं बाला साहब की विचारधारा को आगे लेकर जाऊंगा, जम्मू कश्मीर में जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बड़ी मांग कर रहे हैं कि 371 धारा जम्मू कश्मीर में लागू होनी चाहिए, क्योंकि 370 तो चला गया है, लेकिन एक अंतिम विकल्प जो है 371 है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, संजय रावत जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 की समाप्ति हुई थी, उन्होंने भस्मासुर का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था 370 सालों से भस्मासुर की तरह काम कर रहा था। आज बाला साहब की जो आत्मा है आसमान से फूल बरसा रही होगी कि आपने हटा दिया है। उसको हटाने के लिए 70 साल लगे। आपके खुद के नेता स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि देखिए, ये वाजपेयी जी का सपना पूर्ण हुआ है। ये पूरी तरह से व्यवस्था इस प्रकार चलाई गई है कि जो हमारा भी मैनिफेस्टो रहा है उसके ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन अब आप 371 क्यों मांग रहे हैं? आप तो 370 को हटाने के पक्ष में थे, अब आप 371 मांग रहे हैं, एक और धारा थोप रहे हैं। देखिए, बहुत असमानता है दोनों के अंदर। जब धारा 370 हटी थी तो वंदनीय बाला साहब ठाकरे का भी सपना पूरा हुआ था। हमने यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था। आपको याद करवाऊं कि उस समय शिवसेना भी मुख्य घटक दल के रूप में बीजेपी के साथ थी। धारा 370 और धारा 371 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। धारा 371 जिसकी हम मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक धारा है, वो 370 की तरह जो है टेम्परेरी नहीं है। दूसरा, उसके तहत जम्मू कश्मीर को अलग झंडे की हम मांग नहीं कर रहे, हम अलग संविधान की मांग नहीं कर रहे, हम अलग पैनल कोड की मांग नहीं कर रहे। हम आईपीसी के तहत ही रहना चाहते हैं। हमें खुशी हुई थी जब भारतीय संविधान यहाँ पर लागू हुआ था या भारतीय तिरंगा यहाँ पर लागू हुआ था। जो धारा 371 है संवैधानिक धारा है, देश के 12 राज्यों के अंदर है, तमाम सीमावर्ती राज्य हैं। जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य होने के साथ साथ हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद को भी झेल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों का अधिकार बनता है विशेषाधिकार। वो विशेषाधिकार हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भूमि संरक्षण का विशेषाधिकार हो, युवाओं को रोजगार शिक्षा का हो, और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष। लेकिन बाला साहब ठाकरे लगातार, मैं कहती हूँ कि एक भावनात्मक रिश्ता मानते थे कश्मीरी पंडितों के साथ, और कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ तो कहीं ना कहीं आगे से कहें या फिर वो बातें ऐसी की गई कि देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, वो तो नकारते रहे हैं। लेकिन आप उन्हीं के साथ जाकर चर्चा करते हैं, उन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर की बातों के ऊपर पूरे संज्ञान लेते हैं, तो ये कितना गलत है? एक तरफ से बाला साहब उनको अपराधी मान रहे थे और आप उन्हीं के साथ पूरी विचारधारा का मेल कर रहे हैं। देखिए, आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। सिक्के का दूसरा पहलू हम लोग ये क्यों नहीं देखते, जम्मू संभाग के लोग तमाम, कि कश्मीरी पार्टियां हमारी विचारधारा के साथ आई हैं। कश्मीरी पार्टीज शिवसेना के साथ एक मंच पर बैठी हैं, और आप देखिए उस मंच की कोई भी रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए, उस मंच का कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, कहीं पर राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, कहीं पर धारा 370 की आवाज नहीं बुलंद की गई। मात्र वही बात की गई जो एजेंडा रखा गया था, और एजेंडा वही था जो जनता की मांग थी, वो जनता के मुद्दे थे। आज भी हम वंदनीय बाला साहब ठाकरे की ही विचारधारा को पूरे देश में लेके जा रहे हैं। तो कहूंगा, शायद देश का कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा, कोई भी शिव सैनिक ऐसा नहीं होगा जिसके खून के अंदर आज भी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा ना पनपती हो। आज जो हम यहाँ पर 3 मुद्दे लेकर आए हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए हैं। धारा 371 अल्पसंख्यक समुदाय, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अल्पसंख्यक में कौन है, हमारे हिंदू मिनॉरिटी के अंदर सिख भाई हैं, और तमाम जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में ना तो कभी अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, ना ही उन्हें जितने भी मिनॉरिटी स्टेटस से कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे भी उनको वंचित रखा गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार डिक्लेरेशन के एक अहम हिस्सा माने जाते हैं, महबूबा मुफ्ती माने जाती हैं, तो वो कुछ अलग ही चर्चा करते हैं। वो हमेशा जब डीडीसी का चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, वो कहते हैं कि 370 की वापसी के लिए हमें वोट दीजिएगा। अब आप भी हैं, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता की नजर में तो यही हो गया ना कि ये कश्मीर के नेताओं के साथ जो मेल कर रहे हैं वो वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। आपने अपनी विचारधारा के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देखिए, किस बात आप पे विचारधारा को आप कह रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। ने बताया कि कश्मीर की पार्टियां जब हमारे साथ मंच शेयर किया, या हमने जब कभी भी कश्मीर की पार्टियों के साथ मंच शेयर किया, कोई वहां पे एंटी नेशनल नहीं हुआ।
हुआ, ना ही कभी 370 की आवाज उठाई गई, हमेशा जनता के मुद्दे की आवाज उठाई गई। 3 बैठकें हमारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हो चुकी हैं। एक था, बताइए क्या जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चाहती राज्य का दर्जा? बिल्कुल चाहती हैं। जम्मू संभाग के लोग भी चाहते हैं, कश्मीर संभाग के लोग भी चाहते हैं, जम्मू संभाग के लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम ऑल पार्टी के साथ दिल्ली को पहुंचे थे, चुनाव आयोग के कार्यालय गए। उससे पहले जब हमारी ऑल पार्टी की बैठक होती है, उसके अंदर ये मुद्दा रखा जाता है कि बाहरी लोगों को वोट का हक ना दिया जाए। ये भी हमारे जम्मू संभाग के लोग भी चाहते हैं। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर बाहरी लोगों को वोट देने का हक बन चुका है जो ऑलमोस्ट, अगर उसका फर्क पड़ेगा तो जम्मू संभाग की सीटों पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में क्या बाहर के लोग हैं? कितने प्रतिशत है? महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और फाइनेंशियल कैपिटल ऐसे नहीं कहते, पूरा देश का नागरिक वहां पे उसको फाइनेंस का सिस्टम चलाता है। तो वहां पर तो बाहरी नहीं किया कभी उद्धव ठाकरे, कभी आदित्य ठाकरे नहीं करते थे, बाला साहब भी नहीं करते थे। आप ऐसे बाहरी शब्द का इस्तेमाल? देखिए, हमारी मांग है, हम बाहरी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव हमारे जो संजय रावत जी ने वो बयान आप सुनिएगा घर जाकर, उन्होंने कहा था खंड खंड था भारत और 5 अगस्त 2019 के बाद अखंड बना है। वो अखंड को आप फिर से खंड कर रहे हैं भारी शब्द का? बिल्कुल खंड नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर राज्य के अंदर, और ये खाली मनीष साहनी नहीं चाहता, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहता, हमारी हाई कमांड चाहती है। हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे चाहते हैं कि हर राज्य के अंदर, हमने ये मांग की थी जब उद्धव साहब की सरकार थी, उस समय हमने ये मांग केंद्र सरकार से भी की थी कि हर राज्य के संसाधनों पर, हर राज्य के नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार उस राज्य के भूपुत्रों का है। उस भूपुत्रों के अधिकारों को संरक्षण किया जाना चाहिए। कम से कम 80%, हमारी ये आज भी डिमांड है कि 80% आरक्षण वहां के स्थानीय लोगों का होना चाहिए, 20% आप बाहर के राज्यों के लोगों के दीजिए। कभी उन नेताओं से आप जिनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं, मैं उस मनीष साहनी को जानती हूँ जो अकेले ही निकल पड़ता था। महबूबा मुफ्ती ने जब 370 के खिलाफ ये बयान दिया था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आप पहले शख्स है जिसने पुतला जलाया था पाकिस्तान का भी, और महबूबा मुफ्ती से कड़े सवाल किए थे। आप कभी उन नेताओं से पूछते हैं कि आप डोमिसाइल की चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि बाहर वाला यहाँ जमीन नहीं ले सकता? कश्मीर के कितने ऐसे नेता हैं जिनके दिल्ली में बंगले हैं? गुलाम नबी आजाद का खुद का बंगला है, कभी आपने उनसे सवाल किया? बिल्कुल, देखिए आप लोग कीजिए, मीडिया का नहीं, आप कीजिए ना, क्योंकि आप उनसे मेल खा रहे हैं, आपकी विचारधारा पूरी तरह से प्रभावित। एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मेल डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह जी की आप बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के बेटे हैं, उनका खुद का घर है दिल्ली में, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप ये ना समझिए कि अगर मनीष साहनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ जाता है तो हम तमाम एनसी की विचारधारा हमारे ऊपर लागू हो गई। इलेक्शन का टाइम है मनीष जी, गुप्कार डिक्लेरेशन पर आप भरोसा कर रहे हैं? आपको लगता है वो गुप्कार आपको वोटों तक पहुंचाएगा? कर्नल साहब भी अब आपके साथ है, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूं। जब गुप्कार की जम्मू में बैठक हुई थी तो सबसे पहले शिवसेना इकाई ही वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गई थी। जब वो हम अपनी नीतियों से अलग हो गए, जब वो आज वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे धारा 370 को लेकर हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, जब वो ऑल पार्टी की मीटिंग करते हैं। आप महबूबा मुफ्ती से पूछे, महबूबा मुफ्ती से हमेशा एक सवाल करती हूँ, वो कहती है कि 370 मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है, मैं चुनाव तब तक नहीं लड़ूंगी जब तक 370 वापस नहीं आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 370 का लाग रखते हैं, चीन की मदद मांगते हैं और लगातार उनके जो पूरी तरह से परिदृश्य है ना, मुख्य बिंदु है, वो 370 पे घूम रहा है, आपका 371 पे घूम रहा है। उनकी अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, दिल्ली में अपना वोट, जम्मू में प्रदर्शन करते हैं और मुलाकात जाकर गुप्कार के साथ करते हैं, ये तो फिर पूरी तरह से नुकसान होगा ना चुनावों में। देखिए, आप कॉमन एजेंडे की बात कीजिए ना, जब कॉमन एजेंडा तय किया, आपका एजेंडा हिंदुत्व भी था, आपका एजेंडा हिंदुत्व भी था और ऐसे नहीं हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा मिला था। और उस समय अगर मैं कहूँ तो बाला साहब लगातार ये कहते रहे कि देखिए कश्मीर के नेताओं ने ऐसा किया है और ये जो कश्मीरी पंडित है ये समाज मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ता है। अब उन कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत करने चले गए जो राजनीति करते हैं। उसके बाद अब लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए विचारधारा मेल नहीं खा रही। विचारधारा कैसे विचारधारा मेल नहीं खा रही? देखिए, आपको मैं वो भी याद करवाता हूँ कि जब फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अगर हिम्मत है तो लाल चौक में झंडा फहरा कर दिखाइए, उस समय हम मात्र 8 शिव सैनिक
जम्मू से निकले थे रातों रात और अगले दिन सुबह पहुंचकर वहां झंडा फहरा कर दिखाया था। ये वही शिवसेना है। जब वो राष्ट्र के खिलाफ बात करेंगे तो तब भी हम खड़े होते थे। बीजेपी का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं गया था झंडा फहराने के लिए, देश की शान तिरंगे को वहां पर लेकर नहीं गया था, तब भी शिवसेना गई थी। जब जब कोई राष्ट्र के खिलाफ आएगा, हमारी देश की शान के खिलाफ आएगा, तो शिवसेना आपको सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी हुई दिखाई देगी। जब वो देश के हित में बात करेगा तब भी हम उसके साथ खड़े हैं, और जब वो खिलाफ बोलेगा तब हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो अभी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हम ऑल पार्टियां अगर लड़ रही हैं, देखिए कहीं ना कहीं तो तानाशाही से लड़ना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो जनता के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो जब वो अपने सारे मुद्दों को छोड़कर हमारे साथ आपको ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में टीएमसी को जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा छीन लिया, 6% वोट शेयर कहते हैं, 4 राज्यों में विस्तार होना चाहिए, इस तरह के तमाम मापदंड बनाए गए हैं, अगला समय अगर आपका आ गया तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय राजनीति से क्या संन्यास ले लेंगे उद्धव ठाकरे? अभी आपके भी 2 गुट हो गए हैं, आपके लिए भी कहा जाता है कि हिंदुत्व पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यही तो देखिए ना आप, कितनी तानाशाही देश के अंदर चल रही है। लोकतंत्र, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि सही में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए। यहाँ पर 9 साल बीत चुके हैं, 5 साल हो गए हमारी सरकार को गिरे हुए। पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार थी, 5 साल पूरा एक सरकार का कार्यकाल है। कहाँ है लोकतंत्र? किस लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य के अंदर इतने लंबे समय तक राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन चलता है? बाकी आप शिवसेना को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, देखिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बड़ी तानाशाही हो रही है देश के अंदर, हर पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जेलें भरने की कोशिश की जा रही है। अलग रहेंगे ना, कश्मीर के नेताओं से गुपकार अलग है, शिवसेना अलग है, ये माने ना, या फिर चुनावी एजेंडा भी उन्हीं के साथ सेट करेंगे? देखिए, अगर वो हमारी विचारधारा से मेल खाएंगे, अगर वो कहेंगे कि हम शिवसेना की विचारधारा से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो हम एक मंच से लड़ेंगे। शिवसेना उनकी विचारधारा के साथ हिंदू राष्ट्र की बात की है आपने उनसे, क्योंकि बाला साहब के दिल के करीब था हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू राष्ट्र डज नॉट मीन कि आप हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। हम सनातनी हैं, वो मुस्लिम है, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, मगर मैं हिंदुस्तान में रहने वाला, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर शख्स हिंदुस्तानी है। चलिए कर्नल साहब, आपने पूरी तरह से ये कहा है कि देखिए अब सैनिक समाज पार्टी शिवसेना का साथ देगी। कौन सी ऐसी विचारधारा और किस तरह का व्यक्तित्व लगा मनीष जी का, जिसके बाद आपने ये बड़ा फैसला लिया कि देखिए अब इनके साथ चलते हैं? मनीष एक बहुत अच्छा दोस्त और अच्छा पॉलिटिशियन है। अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे मनीष जी से, पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स में दे आर नॉट परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज की अगर हम बात करें, इस समय हमारा जो मुद्दा है कि शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल अलायंस की शुरुआत है, जिसकी बेस के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ते हैं म्यूनिसिपैलिटी से लेके पार्लियामेंट के अंदर। अभी आगे हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे हम अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे अपने कैंडिडेट करते हैं, कैसे सीट शेयरिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है आने वाले समय में जनता के सामने। आज है, आगाज अभी बाकी है, आगाज कल से शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐलान और आगाज इकट्ठा ही चलता है ना। लेकिन अभी मुख्यमंत्री की दावेदारी क्या लगता है, आपके पार्टी से कितनी सीटें आने वाली हैं? कोई 50+ आंकड़ा बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं 90 सीटों पे लड़ेंगे। आप किस तरह से आंकड़ा? उमर अब्दुल्ला को कश्मीरी पॉलिटिकल सेंटर को, देखिए मनीष जी की अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। सैनिक समाज पार्टी विल नेवर डू एनी काइंड ऑफ ए अलायंस और इंटरेक्शन विद द कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस। मनीष जी सुन लीजिए, इसके बाद अगर आप मिलने गए तो यहाँ से सबसे पहला विरोध यहीं से होगा। देखिए, अगर वो विचारधारा हमारी विचारधारा पे, मैंने बोला आपको कि अगर वो हमारी विचारधारा पर आते हैं तो हम, देखिए ऐसा होता है, वो नहीं आएंगे कभी भी, जहाँ तक मुझे भी विश्वास है। जब अपना वोट बैंक है वहाँ पर, उनका वोट बैंक है अपना वहाँ पर, नहीं होना भी नहीं चाहिए। देखिए, एक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स अगर 75 साल से लोगों को, जम्मू रीजन के लोगों को, एंड दैट टू बिकॉज वी नेवर हैड एनी गुड पॉलिटिकल लीडर्स, इफ दे हैव डिस्क्रिमिनेटेड विद अस, एक्सप्लॉइटेड अस, सबजुगेटेड अस, वी हैव नो रीजन टू बी ए पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ ए सिस्टम। बाकी पॉलिटिक्स में देखिए, इंटरेक्शन करने में तो कोई खराबी नहीं है ना जी।
कल को इन्होंने मनीष जी ने भी पीडीपी ने बीजेपी और ने भी पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई है, उसको भी ना भूलिए। कहीं ना कहीं ये वही पीडीपी है जिसने कहा था कि देश के अंदर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो बीजेपी ने सरकार चलाई है उसके साथ 3 साल। और उस समय धारा 370 जिसका आज बीजेपी देश भर के अंदर दावा करती है, देश भर के अंदर जो है वोट बटोर रही है, कश्मीरियों के पुनर्वास के ऊपर वोट बटोर रही है, उस समय ये मुद्दा ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया था। आप खोलकर देख लीजिए वो तमाम इतिहास के पन्ने। देखिए, राजनीति में अगर मैं कहूँ स्थायी दोस्त भी नहीं होता है, दुश्मन भी नहीं होता। और इसी तरह से मनीष जी कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ देखने के लिए गए थे कि कश्मीर के नेताओं के दिल में क्या, उनकी मन की बात टटोलते हैं, उसके बाद खुद का मैनिफेस्टो बनाते हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ते और बताते हैं कि बाला साहब की ताकत क्या थी और वो ताकत जम्मू कश्मीर में कैसे दिखाएंगे। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान।